साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने रिया को कवर किया था, जो कि हम एलाइज़ा पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने वहाँ पे आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हम पहले रिया को समझ लेते हैं। उसी क्रम में अब हम यहाँ पे एलाइज़ा को समझेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। बट उस पर्टिकुलर लेक्चर को समझने से पहले, जैसा कि मैंने इसके पिछले पार्ट में आपको सेंसिटिविटी का मतलब समझाया था, ठीक है? और मैंने बोला था कि ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आपका डीबीटी जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, डीबीटी जेआरएफ 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चंस आपके कहाँ-कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, ऑथेंटिक बुक से डिराइव किए जाते हैं। जैसा कि हम ये जो अभी अपने रिया लेक्चर को कवर किया और आने वाले जो लेक्चर हम एलाइज़ा को भी कवर करेंगे, ये आपके इम्यूनो की जो मेन बुक आपकी मानी जाती है क्यूबे, वहाँ से हमने इस पार्ट को कवर किया था और वहीं से ही ये क्वेश्चन डिराइव किया गया है। तो ये क्वेश्चन आईडी जो थी वो 1260 थी। यहाँ पे आपसे बस घुमा के पूछ रहा है कि यू हैव एन एसे मेथड, आपके पास कोई एक ऐसे मेथड है दैट कैन एस्टिमेट कंपाउंड, कोई कंपाउंड ए है जिसको वो मेज़र कर सकती है अप टू लेवल 10 एमजी पर एमएल। ठीक है? इफ यू नीड टू मॉडिफाई इट सो दैट यू कैन एस्टिमेट 0.1 एमजी, तो आपको क्या करना होगा? तो वही वाली बात, जैसे अगर आपको एमजी का ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आपको सीधा याद रखना है माइक्रोग्राम से अगर आपको नैनोग्राम की तरफ जाना है, तो आपको क्या करना है? वो सेंस कर सके, समझ रहे हैं? तो उसको हम क्या करेंगे? हमें उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो सेंसिटिविटी बनेगा। स्पेसिफिसिटी नहीं होता है, स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर टारगेट को अगर आप इम्प्रूव करते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिसिटी बोलेंगे। मान लीजिए कि वो ग्राम पॉजिटिव को करना चाहता है और ग्राम पॉजिटिव को ही करे, ठीक है? तब हमने जो कार्य किया उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिसिटी बोलेंगे। रिएक्टिविटी जो होती है वो उसकी रिएक्शन होती है, एक्यूरेसी जो होती है वो पर्टिकुलर आपके रिजल्ट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है? लेकिन अभी हमको केवल मतलब है कि वो उस चीज़ को सेंस कर सके, एस्टिमेट कर सके। तो यहाँ पे जैसे 10 एमजी बोला था, मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, एमजी सारी चीज़ें इक्वल है, तो आपको कंसंट्रेशन में जाना नहीं है, लेकिन अब आप क्या जा रहे हैं, उससे बिलो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। 0.1 तक अगर आप मेज़र करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी होगी, समझ रहे हैं? तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि रिया के चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन बैक टू बैक, आपके एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, जो कि आपका सीधा क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो आपका 2021 में था। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको करके जाइएगा, बहुत कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है? तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, जो कि आपका 14 अगस्त को पेपर कंडक्ट कराया गया था डीबीटी जेआरएफ 2021 का। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हुए एलाइज़ा को समझते हैं। सबसे पहले अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट एलाइज़ा को समझेंगे, उसके बाद हम डिटेल में मैं यहाँ पे 2 बुक से आपको पढ़ाऊँगा। एक आपका तो क्यूबे चलेगा, उसके अलावा ये मैंने ग्लिक और पिस्टन से भी उठाया है, जहाँ पे थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसके सारे पहलू को समझेंगे। तो अब हम यहाँ पे एलाइज़ा को समझ लेते हैं। तो एलाइज़ा बेसिकली होता क्या है? तो एलाइज़ा जो होता है ये आपका एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेक्निक है, समझ रहे हैं? जब आपसे पूछा जाएगा कि सेंसिटिविटी की अभी तक हम बात कर रहे थे, तो हमने रिया का नाम लिया, लेकिन जब एक्सट्रीम सेंसिटिविटी की बात की जाएगी कि ये उससे भी बढ़िया है, उससे भी ऑथेंटिक है, उससे भी एक्यूरेट है, तो हम क्या नाम लेंगे? एलाइज़ा का नाम लेंगे। इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे बोलते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो कि क्या टेस्ट डिटेक्ट करता है? डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकता है, या तो फिर ये स्पेसिफिक एंटीजन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बेसिकली इसका भी जो प्रिंसिपल होता है, वो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे आधारित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में जो बॉन्डिंग होती है, वो मैंने आपको बता रखा है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। राइट। तो यहाँ तक आपका हो गया है। किसमें करोगे? 96 वेल माइक्रोप्लेट में करोगे, ठीक है? इसको याद रखिएगा। इसमें आपके क्या होते हैं, एलाइज़ा के बहुत सारे मेथड होते हैं। उसमें आपका 3 मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। आपका डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, कैप्चर होता है, सैंडविच होता है, और एक जो होता है, और एक होता है जिसको हम कॉम्पिटिटिव कहते हैं, जो कि आपको बड़ी बुक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो बेसिकली आपके 3 तरह के एलाइज़ा होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट जो होता है, मैं आपको बता दूँ, ये एलाइज़ा जो होता है, ये बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। ये बात क्यूबे में लिखी हुई है, लेकिन आप जब चूंकि ये एलाइजा का एक मेथड है, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है? टेस्ट करते हैं इसमें हम प्रेजेंस ऑफ एंटीजन को। तो यानी कि अगर आप एंटीजन को प्रेजेंट डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो आपका माइक्रो टाइटर वेल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो एंटीबॉडी से कोटेड होना चाहिए, समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आपके सैंपल में, अब ये डिपेंड करेगा कि आपका सैंपल है, अब उस सैंपल में आप एंटीजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं, या उस सैंपल में एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाहते हैं उसके खिलाफ, जो भी आपका वायरस होगा या डिजीज होगी। तो अगर आप एंटीजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो एंटीजन किससे रिएक्शन करेगा? एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा।
बात समझ में आ रही है? अब वो एंटीबॉडी कहाँ होनी चाहिए? वो आपके माइक्रोप्लेट पर होनी चाहिए, सिंपल सी बात हो गई। अगर आप एंटीबॉडी डिटेक्ट करना चाहते हैं तो अब ये चूँकि एंटीजन से बाइंड करेगा तो यानी जो आपकी प्लेट होनी चाहिए वो उसके स्पेसिफिक एंटीजन से कोट होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप ये पूरे परचेज़ करते हैं, जब आप किसी लैब को जॉइन करेंगे, ये पूरी टेक्निक करेंगे, तो उसमें आपको क्या दिया जाता है, एक वॉश बफर दिया जाता है जिससे आप पर्टिकुलर अ, स्टेप के बाद क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं ताकि कोई एक्सेस या जो अनडिजायरेबल एंटीजन या एंटीबॉडी है वो रिमूव आउट हो जाए। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, आफ्टर रिंसिंग टू रिमूव एक्सेस एंटीबॉडी अगर बाइंड की है द सैंपल सस्पेक्टेड टू कंटेनिंग द एंटीजन इज एडेड किया जाएगा। वॉशिंग करने के बाद आपका सैंपल ऐड किया जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी दैट कैन रिएक्ट विद एंटीजन इज एडेड। इफ एंटीजन इज पुट इन द वेल द एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंड टू इट एंड रिटेन। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका, जैसे मान लीजिए कि ये आपका डायरेक्ट एलाइजा की बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट एलाइजा में क्या हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एंटीजन को देखने वाले हैं, एंटीबॉडी कोटेड था, आपने अपना सैंपल डाला, उसमें एंटीजन था, वो आके यहाँ पे बाइंड किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि कॉन्जुगेट किससे होगी, एंजाइम से होगी। ये चूंकि इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज हम नहीं करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी ही जो होती है आपके सबस्ट्रेट से लिंक होती है, ठीक है, सॉरी एंजाइम से लिंक होती है। तो होता क्या है कि ये आपका एंजाइम से लिंक होता है, अभी आपको बढ़िया फिगर आगे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये कलर्ड प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे बताई गई है, द कलरलेस सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम ऐड कहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम क्या करते हैं, उसके कलर की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। जो भी हमारी रीडिंग आती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सैंपल को एनालिसिस करते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा होता है। यहाँ पर आप एंटीजन added to the microtiter well and the antigen attaches to the wall of the microtiter plate, ठीक है। अब आप इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट एलाइजा में भी आप यही कार्य करने वाले होते हैं कि आपको करना क्या है, जो आपका सैंपल होगा, एंटीजन जो होता है ऐड किया जाता है माइक्रोटाइटर प्लेट वेल and the antigen attaches to the wall of the plate after rinsing to excess antigen in the serum suspected to containing the antibody, जो कि आपके सैंपल में क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, ठीक है, वो उस पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद अ कांस्टेंट रीजन ऑफ अदर एंटीबॉडी जो कि ऐड किया जाता है। तो ये आप जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो जो भी रिएक्शन होती है वो उनके कांस्टेंट रीजन से होता है, मतलब उनके दो रीजन थे। अगर आपने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर आप याद करो तो यहाँ पे आपका वेरिएबल रीजन था, ये आपका कांस्टेंट था। तो जो रिएक्शन हो रही थी एंटीजन से जो बाइंड करता था वो वेरिएबल करता था, बट पर्टिकुलर जब एंटीबॉडी एंटीबॉडी आपस में बाइंड करती हैं तो वो कांस्टेंट रीजन से बाइंड करती हैं। इस बात को याद रखना है। फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ द कलरलेस सबस्ट्रेट डालेंगे जिससे कलर इंडिकेट होगा, जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद आपका एक सैंडविच एलाइजा होता है। सैंडविच में क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल सैंडविच खाते हैं ना, कि ऊपर 2 ब्रेड रहेगा और नीचे आलू रहेगा, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे आपका जो एंटीबॉडी कैप्चर रहेगा, इसका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है जो अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपके 3 तरीके के एलाइजा होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, सैंडविच होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एंजाइम यूज्ड किए जाते हैं उसमें आपका पेरोक्सिडेज होता है, जो कि हॉर्स रेबिडिस पेरोक्सिडेज होता है, या आपका एल्कलीन फॉस्फेटेज होता है। तो ये 2 नाम आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से एलाइजा में एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आशा है कि अभी तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए हमें क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे एलाइजा के बारे में दिया गया है जो कि ग्लिक वेस्टर्न बुक में है। तो ये चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी के बाइंडिंग्स पे निर्धारित होती है, इसका प्रिंसिपल जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे बोलते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करने का वन मेथड है। इसमें जो स्टेप होते हैं, बाइंड टू अ सैंपल बीइंग टेस्टेड, जिसको आप सैंपल को टेस्ट करना है फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिज्म टू सॉलिड सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका 96 वेल होता है। सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद ऐड अ मार्कर स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जिसको हम प्राइमरी एंटीबॉडी कहते हैं, जो कि डायरेक्ट होती है अगेंस्ट द टारगेट एंटीजन। जिस एंटीजन को आपको डिटेक्ट करना है उसके खिलाफ प्राइमरी एंटीबॉडी आप यूज करते हो। वॉशिंग हर स्टेप पे चलेगी, ये आपका अंडरस्टूड है। एलाइजा के केस में इसको याद रखिएगा, वो वॉश बफर वगैरह आपको दिया जाता है जिससे आप पर्टिकुलर एक्सेस चीजों को आप रिमूव आउट कर सके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कि बाउंड कर जाएंगे, एंड देन वॉश द सपोर्ट टू रिमूव अनबाउंड प्राइमरी एंटीबॉडी। इसके बाद आप सेकेंडरी एंटीबॉडी करते हो जो कि बाइंड करती है प्राइमरी एंटीबॉडी से, ना कि टारगेटेड मॉलिक्यूल। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलाइजा में हमने जो सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली वो किससे बाइंड की। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो
होती है वो प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करती है, उसके कांस्टेंट रीजन से बाइंड करती है। ठीक है? यहीं पे क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है वो एंजाइम से लिंक होती है। कौन-कौन से एंजाइम हो सकते हैं? अल्कलीन फॉस्फेटेज बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसके बाद पेरोक्सिडेज का नंबर आता है। उसके अलावा जो कि यूरिएज का भी नाम लिखा हुआ है, यूरिएज का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यही इसकी स्टोरी है। ठीक है? इसके बाद चौथे स्टेप में आपने कलरलेस सबस्ट्रेट डाला, उसके बाद आपने उसके मेज़रमेंट कर लिया, आपने उसके रीडिंग को ले लिया और अपने सैंपल को जाके आपने एनालिसिस कर लिया। ठीक है? तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका जनरलाइज्ड एलाइज़ा का प्रोटोकॉल है फॉर डिटेक्टिंग अ टारगेट एंटीजन। अगर आपको डिटेक्ट करना है, प्राइमरी एंटीबॉडीज ऑफन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट दैट हैव बीन इम्यूनाइज्ड विद द टारगेट एंटीजन, व्हाइल द सेकेंडरी एंटीबॉडी इज फ्रॉम गोट्स इम्यूनाइज्ड विद रैबिट एंटीबॉडीज। ठीक है? द एंजाइम इज कॉन्जुगेटेड टू द सेकेंडरी एंटीबॉडी। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दी गई हैं, इनडायरेक्ट एलाइज़ा दी गई है और डायरेक्ट एलाइज़ा दिया गया है। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है कि मान लीजिए कि आपका ये प्राइमरी एंटीबॉडी आके इससे बाइंड किया, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी आके बाइंड किया। ठीक है? यहाँ पे आप देख लीजिए सेकेंडरी एंटीबॉडी आके इससे बाइंड किया, फिर उसके बाद आपने कलरलेस सबस्ट्रेट डाला जो कि एंजाइम्स लिंक्ड था और जो उसने प्रोडक्ट दे दिया। कलर्ड प्रोडक्ट आपको देखने को मिला, ये आपका कलरलेस था, यहाँ पे आपको कलर्ड देखने को मिला। इसी तरीके से जो आपका डायरेक्ट एलाइज़ा होता है उसमें क्या होता है, ये आपका एंटीबॉडी कोटेड था, यहाँ पे आपका सरफेस पे यहाँ पे आके एंटीजन ने यहाँ पे बाइंड किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको डिटेल में और समझ लेते हैं, जो कि आपका ये आपका जो एक्सप्लेनेशन है ये आपका क्यूबे के बुक में दिया गया है। तो एलाइजा का जो प्रिंसिपल होता है वो आपके रिया के सिमिलर होता है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किन दो एक्सपेरिमेंट्स का प्रिंसिपल सेम है, तो एलाइजा और रिया जो होते हैं उनका प्रिंसिपल सेम होता है। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम रेडियो एंटीजन या एंटीबॉडी जो आप यूज कर रहे हैं वो रेडियो आइसोटोप से कॉन्जुगेटेड ना होके वो किससे कॉन्जुगेटेड होती है, एंजाइम से कॉन्जुगेटेड होती है, जो कि कोवैलेंटली बाउंड होता है, मतलब वो पर्टिकुलर एंजाइम बाउंड होगा। ठीक है? द कॉन्जुगेटेड एंजाइम आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू कैटालाइज देयर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द कलर्ड या फ्लोरेसेंट या केमिलुमिनेसेंट प्रोडक्ट। ठीक है? These assay much the sensitivity of RIA and have the advantage being safer and often less costly। तो ये जो होती है इसकी सेंसिटिविटी जो होती है, एलाइजा की सेंसिटिविटी रिया से ज्यादा है, लेस कॉस्टली है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये क्या है, सेफ है। नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ एलाइजा यूज किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ईच टाइप ऑफ एलाइजा कैन बी यूज्ड क्वांटिटेटिवली टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी या एंटीजन, किसी के भी कंसंट्रेशन को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप एक स्टैंडर्ड कर्व बनाएंगे जिससे आप अपने अननोन सैंपल को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका इनडायरेक्ट एलाइजा दिया गया है। एंटीबॉडी कैन बी डिटेक्टेड और इट कंसंट्रेशन डिटरमाइंड विद एन इनडायरेक्ट एलाइजा। ऐसे सीरम जो होगा आपके सम अदर सैंपल कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड किया जाता है माइक्रोटाइटर वेल में, फिर वॉश करते हैं, वही सारी प्रिंसिपल यहाँ पे आपका अप्लाई होता है, इसको पढ़िएगा आराम से। डायरेक्ट एलाइजा जो होता है डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ एंटीजन को डिटेक्ट करता है, जो कि यूजिंग द एंजाइम कपल्स एंटीबॉडी, जो कि रेयरली यूज्ड किया जाता है। ठीक है? तो डायरेक्ट एलाइजा भी होता है लेकिन वो बहुत ही कम यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अभी आपका रिसेंट में पेपर कंडक्ट हुआ था जब हम जेएनयू के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एलाइजा अगर हम एचआईवी को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम कौन से एलाइजा का यूज करते हैं, तो हम इनडायरेक्ट एलाइजा का जो एप्लीकेशन है वो आपका एचआईवी डिटेक्शन में किया जाता है। दिस वर्जन ऑफ एलाइजा इज द मेथड टू चॉइस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सीरम के एंटीबॉडी, मतलब उसके एंटीबॉडी अगेंस्ट एचआईवी वायरस। ठीक है? द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स होता है इन दिस ऐसे रिकॉम्बिनेंट इन्वेलप एंड कोर प्रोटीन ऑफ एचआईवी। तो याद है ना, एचआईवी का जो वायरस होता है वो इन्वेलप्ड वायरस होता है, जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, जो कि उसके सॉलिड फेस पर एंटीजन लगे होंगे, उससे जाके क्या करेगा, वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है? याद रखिएगा इनडायरेक्ट एलाइजा में individual affected with HIV will produce serum antibody to epitope on this viral protein. Generally, serum antibody to HIV can be detected by ELISA within 6 weeks of the infection। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिल जाएगा कि इनडायरेक्ट एलाइजा का प्रिंसिपल क्या है। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, आपका एंटीजन कोटेड वेल होगा। ठीक है? सिंपल सी बात समझ में आ गई। एंटीजन कोटेड वेल होगा, वॉशिंग हर स्टेप पे होगी, ये आपका अंडरस्टूड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद आप अपने सैंपल को डालेंगे जिसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होगी जिसको आपको मेजर करना है, जाके उससे बाइंड कर जाएगा एंटीजन से। फिर आप सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जो उस प्राइमरी के अगेंस्ट जाके बाइंड करेगा, लेकिन जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा वो एंजाइम से लिंक होगा। ठीक है? इसके बाद भी आप वॉश करेंगे, फिर आप सबस्ट्रेट डालेंगे, तो मान लीजिए कि ये ब्लू कलर का था तो ये आपको येलो कलर में दिख जाएगा।
ठीक है? तो हालाँकि इसका एक मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैं अपने लक्ष्य जेआरएफ पर भी अपलोड कर दूँगा। अभी रिसेंट में ही मैंने अपने लैब में एलाइज़ा किया था, जहाँ पे आपको ये कलर्ड रिएक्शन मतलब आप तुरंत डालते हैं ना, विदिन सेकंड आपको ये कलर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप उसको भी महसूस कर सकते हैं। मैं आपको लक्ष्य जेआरएफ पे एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगा। तो इनडायरेक्ट एलाइज़ा में आपको याद रखना है कि आपने एंटीबॉडी के कंसंट्रेशन को मेज़र किया। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब आप एचआईवी से इन्फेक्ट होते हैं, तो आपकी बॉडी एचआईवी के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है? उसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, तो यानी कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एंटीजन कोटेड वेल का इस्तेमाल करेंगे, जो आपका इनडायरेक्ट एलाइज़ा का प्रिंसिपल है, ठीक है? इसी तरीके से जो आपका डायरेक्ट एलाइज़ा होता है, उसका भी प्रिंसिपल आपका यही चलता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि डायरेक्ट एलाइज़ा इज़ ए टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। यहाँ पे आपका केवल एंटीजन के प्रेजेंस को देखा जाएगा। इन दिस प्रोसीजर नोन एंटीबॉडी जो होती है, वो एब्सॉर्ब की जाती है, ठीक है? टू द इनसाइड ऑफ द वेल, जो कि एंटीबॉडी कोटेड होगी, ठीक है? डायरेक्ट वाला जो होता है उसमें एंटीबॉडी कोटेड होता है, सीधा आपका एंटीजन आएगा और आपका सैंपल जो होगा वो बाइंड करेगा, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसा कि सिंपल सी बात आप समझिए यहाँ पे, जैसा कि ये आपको फिगर में दिया गया था कि एलाइजा में इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट है। एक बार वापस से समझिए इस बात को। तो समझना हमें क्या है, इनडायरेक्ट का जो मैंने बता दिया, डायरेक्ट वाला जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं, वही जो होती है वो एंजाइम से लिंक होती है, पहली चीज़। इनडायरेक्ट जो होता है वो आपका एचआईवी को डिटेक्ट करेगा, एचआईवी के खिलाफ आपकी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी, आपको इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है, तो यानी कि जो आपकी वेल होनी चाहिए वो एंटीजन कोटेड होनी चाहिए। तो इनडायरेक्ट में आपका एंटीजन कोटेड होगा, ये अब आपको याद आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में आपका एंटीबॉडी कोटेड होता है, आपके सैंपल में एंटीजन होता है, सैंपल में आपने डाला जो कि एंटीजन होगा और फिर आप एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक है? जो कि एंटीबॉडी जो होगा सेकंड प्राइमरी एंटीबॉडी जो होता है वही सबस्ट्रेट से लिंक होता है, सॉरी एंजाइम से लिंक होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो डायरेक्ट एलाइज़ा हुआ उसमें क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन दिस प्रोसीजर नोन एंटीबॉडी एब्सॉर्ब्ड हो गई। मेल में आफ्टर रिंसिंग टू रिमूव एक्सेस एंटीबॉडी सैंपल आपका डाला गया, ठीक है? सैंपल में डाला गया जिसमें एंटीजन था, नेक्स्ट एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाला गया जो कि उससे रिएक्ट किया, समझ रहे हैं? तो ये स्टोरी थी आपकी डायरेक्ट की, हालाँकि डायरेक्ट आपके बड़े लेवल पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि डायरेक्ट का यूज़ कम किया जाता है। आपका मेन जो कॉन्सेप्ट चलता है वो इनडायरेक्ट का चलता है, सैंडविच का चलता है। सैंडविच के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एंटीबॉडी कोटेड वेल होगा, यहाँ पे हम सैंडविच में क्या करते हैं, जो एंटीजन होता है वो बीच में रह जाएगा, ऊपर एंटीबॉडी, नीचे एंटीबॉडी, इस तरीके से होता है। तो एंटीजन को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, सैंडविच एलाइज़ा में हम किसको डिटेक्ट करते हैं? उस पर्टिकुलर एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। पूरी स्टोरी वही चलेगी, वॉशिंग हर स्टेप पर होगा, ठीक है? यहाँ पर जो कॉमन वेरिएंट ऑफ दिस ऐसे यूज़ है, जो बायोटिन लिंक्ड एंटीबॉडी होता है, चूँकि जब आप कभी भी अगर आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप थोड़ी-सी भी बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं, तो चूँकि आपको पता होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट में बहुत बढ़िया रिएक्शन होता है, ठीक है? उस रिएक्शन का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ना, कि जिसमें आपकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी या उनका पर्टिकुलर एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी या उनका रिएक्शन सबसे बढ़िया होता है, तो उसमें एक एग्जाम्पल आपको बायोटिन और एवेडिन का मिलेगा, ठीक है? ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो इसीलिए जब यूज़ किया जाता है, तो चूँकि आपको बहुत ही सडन तुरंत रिएक्शन कराना है, ताकि आपको कलर्ड प्रोडक्ट तुरंत मिल जाए। तो कभी-कभी क्या करते हैं, जो ऐसे में यूज़ किया जाता है उसमें बायोटिन लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ की जाती है। हालाँकि बायोटिन आपका एक विटामिन है, जो कि हमने डिटेल में आपको समझाया था, ये आपका होमवर्क है, ये कौन-सा विटामिन है, बायोटिन कौन-सी रिएक्शन करता है, ठीक है? मेटाबॉलिक पाथवेज़ वगैरह में, ये आप याद रखिएगा। एवेडिन जो होती है, ये आपकी एग प्रोटीन होती है, जो कि आके इससे बाइंड करती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, तो उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है? एवेडिन को यूज़ किया जाता है। Sandwich ELISA have proven particularly useful the measurement of soluble cytokine concentration in tissue culture supernatant या सीरम या बॉडी फ्लूइड। तो सैंडविच एलाइजा से आप बेसिकली जो आप इसका एप्लीकेशन जो करते हैं वो साइटोकाइन के लेवल को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। सैंडविच एलाइजा देयरफॉर routinely use a pair of monoclonal antibody specific to different region of the antigen। तो एलाइजा वगैरह केस में जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है, ताकि आपको सारी चीजें स्पेसिफिक देखने को मिले हैं, ठीक है?
कहानी आपको समझ में आ गई? तो इसका जो प्रिंसिपल होगा उसमें क्या होगा, सैंडविच एलाइज़ा में वॉशिंग हर स्टेप पे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एंटीबॉडी कोटेड आपका वेल होगा, सैंपल में आपका एंटीजन होगा, जब आप सैंपल डालेंगे वो एंटीजन इस पे आके बाइंड करेगा। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप एंटीबॉडी डालेंगे जो कि एंजाइम लिंक्ड होगी। फिर आप वॉश करेंगे, यहाँ पे आप सबस्ट्रेट डालेंगे जो कि आपको एक कलर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बच्चों को समझने में समस्या आती है, वो आती है कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा क्या है? तो कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा जो होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अनदर एक्सट्रीमली सेंसिटिव मेथड होता है, जो कि एंटीजन के अमाउंट को डिटेक्ट करता है। इन दिस टेक्निक एंटीबॉडी इज ए फर्स्ट इनक्यूबेटेड इन ए सॉल्यूशन विद ए सैंपल कंटेनिंग एंटीजन। तो कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे सैंपल जो है, उसमें आपका एंटीजन होगा, उसको डिटेक्ट करना है। बाहर ही हम एंटीजन एंटीबॉडी और एंटीजन को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है? हालाँकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, अभी आपको वो लग रहा होगा कि ये कैसे बाहर मिक्स हो जाएगा, बट ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये प्रोसीजर शुरू करने से पहले ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि जब आपको सैंपल में एंटीजन डिटेक्ट करना है, सपोज़ दैट अगर आपके पास 20 एंटीबॉडी है, ठीक है? तो पहले इसको पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। द एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर को ऐड किया जाता है, जो कि एंटीजन कोटेड माइक्रोटाइटर वेल होगी। मोर एंटीजन प्रेजेंट इन द इनिशियल सॉल्यूशन फेज सैंपल, लेस फ्री एंटीबॉडी विल बी अवेलेबल टू बाइंड द एंटीजन कोटेड वेल। तो कहने का मतलब है कि जब ये पूरी स्टोरी यहाँ पे रन करती है, ठीक है? यहाँ पे जब ये पूरी स्टोरी रन करती है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 20 एंटीबॉडी है, ठीक है? 20 एंटीबॉडी है और यहाँ पे आपके 15 एंटीजन थे, ठीक है? या आप मान लीजिए कि 25 एंटीजन आपके पास थे सैंपल में। तो जब आपने इसमें प्रोवाइड कराया, आपने इसमें क्या कराया, आपने 20 एंटीबॉडी आपने प्रोवाइड कराई। तो 20 से 20 एंटीजन जाके बाइंड कर गए। अब केवल आपके पास 5 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, ठीक है? 5 एक्स्ट्रा आपके पास बचे हुए हैं एंटीजन। तो अब ये जो पूरी प्रोसेस आएगी, तो यानी कि जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे, तो ये जो आपके 5 एक्स्ट्रा एंटीजन है, ठीक है? एंटीजन कोटेड यहाँ पे आपकी वेल होगी, या जो आपकी रिमेनिंग एंटीबॉडी होगी, जैसा कि आप यहाँ पे इसको समझिए इस बात को वापस से, कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा में होता क्या है। एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर को ऐड किया जाता है टू एंटीजन कोटेड माइक्रोटाइटर वेल। मोर एंटीजन प्रेजेंट इन द इनिशियल सॉल्यूशन फेज सैंपल, द लेस फ्री एंटीबॉडी विल बी अवेलेबल टू बाइंड द एंटीजन कोटेड वेल। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि सपोज दैट, यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से आपको एक बार क्लीन करके समझा देता हूँ। जैसे कि आप इस बात को समझिएगा, सपोज दैट आपके पास 25 एंटीबॉडी थी, ठीक है? सैंपल में आपके पास 20 एंटीजन थे। यही तो कहानी थी। 25 था, अब 20 एंटीजन थे, यानी इस 20 एंटीजन से आपके 20 एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया। अब केवल 5 एंटीबॉडी आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और जो ये आपकी वेल बनी हुई है, ये आपकी एंटीजन कोटेड वेल है। तो जब आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, तो ये केवल 5 एंटीबॉडी जाके इससे बाइंड करेगी, और जो भी अपना फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी डाल के जब आप कलर प्रोडक्ट कराओगे, तो इसमें क्या होगा कि चूँकि ये 5 एंटीबॉडी ने ही रिएक्शन किया है, तो आपको कलर कम मिलेगा। समझ रहे हैं? इंटेंसिटी आपको कम मिलेगी, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे सैंपल में एंटीजन ज़्यादा थे। इसी वजह से तो ये पहले ही बाइंड कर चुके हैं। अगर ये ना बाइंड किए होते इस पर्टिकुलर एंटीजन से, जो कि इसके लिए स्पेसिफिक थे, तो क्या होता? तो आपको ज़्यादा कलर देखने को मिलता। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, द मोर एंटीजन प्रेजेंट इन द इनिशियल सॉल्यूशन फेज सैंपल, द लेस फ्री एंटीबॉडी विल बी अवेलेबल टू बाउंड द एंटीजन कोटेड वेल। बाकी यहाँ पे वॉशिंग हमेशा की जाएगी। कॉम्पिटिटिव ऐसे जो होता है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीजन इन द ओरिजिनल सैंपल, लोअर द फाइनल सिग्नल। तो कहने का मतलब है कि जब ऑलरेडी सारी चीजें बाइंड कर जाएंगी, तो कलर आपको लास्ट में कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये कलर आपको कम देखने को मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब कि आपका रिएक्शन बहुत बढ़िया हो गया, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। आपके सैंपल में एंटीजन ज्यादा था, जो पहले ही उससे मिक्स कर चुका है। तो यानी कि आपके कंसंट्रेशन में जो आप सैंपल में देखना चाहते थे, वो आपको पहले से ही प्राप्त हो गया है, ठीक है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज था। तो जो चीज यहाँ पे आपको वापस से अगर आप फिगर में देखना चाहें, तो आपने पहले ही इनक्यूबेट करा लिया, जो कि जाके बाइंड कर गई है एंटीजन एंटीबॉडी से। फ्री एंटीबॉडी जो इतनी ही बची थी, मान लीजिए कि ये आपकी कुछ बची थी, 5 बची थी, 25 ये ऑलरेडी बाइंड कर चुकी हैं। अब ये 5 केवल रिएक्शन में भागीदारी ले रही है, जो कि आपका एंटीजन कोटेड वेल था, इससे आके बाइंड करेगा। फिर आप क्या करेंगे, एंजाइम कॉन्जुगेटेड आके उससे बाइंड करेगा, और आप सबस्ट्रेट डालोगे, जो कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको दे देगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, राइट? फिर आपका क्या आता है, जो कि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। बाकी वही बात यहाँ पे बताई गई है, ईच ऐसे कैन बी यूज
क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड कर्व से आप इसको देखेंगे। एलाइजा होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा बताया गया है, डायरेक्ट के बारे कॉम्पिटिटिव के बारे में बताया गया है और डायरेक्ट के बारे में बताया गया है। तो अगर मैं सिंपल सा आपको कहूँ, अगर आपको याद कराने के लिए, अगर आपको याद करना हो तो अब आपको ये चीज़ें याद हो जाएँगी। और वो आपको कैसे याद हो जाएँगी? जैसे कि अगर आप इस चीज़ को अगर आप समझना चाहें कि सैंडविच एलाइज़ा में क्या होगा? एंटीजन आप मेज़र करते हैं, एंटीबॉडी कोटेड होना चाहिए, ऊपर एंटीबॉडी, नीचे एंटीबॉडी, बीच में एंटीजन, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? एंटीजन, एंटीबॉडी बाहर ही मिक्स कर लेते हैं, ठीक है? एक्सेस एंटीबॉडी जो होगी वही रिएक्शन करेगी, तो यानी कि जो आपका एंटीजन कोटेड वेल होना चाहिए, ठीक है? सिग्नल कम आया लेकिन बहुत अच्छी बात है, सैंपल में आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आपका कॉम्पिटिटिव का प्रिंसिपल हो गया। इनडायरेक्ट में हमने क्या समझा? इनडायरेक्ट जो होता है वो इम्यूनो आई से आप जोड़ लीजिएगा, आई से इनडायरेक्ट होता है, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या जो भी आप कह सकते हैं सिंड्रोम जो भी है, ये आपका एचआईवी के लिए होता है। एचआईवी में जब आप इन्फेक्ट होते हैं तो आपकी बॉडी में इसके खिलाफ क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। अब इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? एंटीजन कोटेड वेल लोगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो होती है वो आपकी एंटीजन कोटेड वेल होती है, ये भी आपको मैंने समझा दिया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। और डायरेक्ट वाला जब होता है, तो डायरेक्ट वाले में क्या होता है? आपको पर्टिकुलर सीधा आप एंटीजन को मेजर करते हैं तो वो एंटीबॉडी कोटेड होती है, आपका एंटीजन आके बाइंड करता है, फिर आप एंटीबॉडी डालते हैं जो एंजाइम से लिंक्ड होती है। समझ रहे हैं? तो यही सारी बातें थी जो आपको बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंटीजन कोटेड वेल था, ये एंटीबॉडी कोटेड वेल था, वही चीज तो मैंने आपको बताया। इनडायरेक्ट में आपका क्या होगा? इन इनडायरेक्ट में आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट में आपका एंटीजन कोटेड वेल होगा, सैंडविच में आपका एंटीबॉडी कोटेड वेल होगा। ठीक है, और जब आप उसके फॉर्म में जाएंगे, कॉम्पिटेटिव के फॉर्म में जाएंगे, तो ये भी आपका एंटीजन कोटेड होगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें थी, इसमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी अब यहाँ पे देख लेते हैं अवेलेबल एंजाइम सिस्टम फॉर एलाइजा ऐसे के लिए कौन कौन से एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। तो एएलपी याद रखिएगा, एल्कलीन फॉस्फेटेज का यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का भी इस्तेमाल करते हैं, यूरिएज भी हमको एक जगह देखने को मिल गया था। और हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या करते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जब होता है, तो कहने का मतलब है कि इनका जो सबस्ट्रेट जब आप डालते हैं तो ये कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट विचार कलरलेस होते हैं, लेकिन जब इनको प्रोडक्ट जो होता है वो इनका कलर्ड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऑफ दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज द लीस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड एंड विल नॉट बी डिस्कस्ड फर्दर। तो सबसे कम जो यूज किया जाता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको ये भी समझानी थी कि जो सबस्ट्रेट होता है एलपी का, मान जो इसका रिएक्शन होता है उसका पीएनपीपी होता है, इसको पैरा नाइट्रोफेनाइल फॉस्फेट बोलते हैं, जो कि हाईली सॉल्युबल एंड कलरलेस होता है। एल्कलीन फॉस्फेटेज जो होता है वो क्लीव करता है फॉस्फेट ग्रुप को फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट, मतलब इस ग्रुप, मान लीजिए कि ये आपका पीएनपीपी है, तो एएलपी क्या करता है? एएलपी जो होता है वो इसके फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, फॉस्फेट आपका बाहर निकल जाता है, जिससे क्या मिलता है? पैरा नाइट्रोफिनॉल आपको देखने को मिलता है। याद रखिएगा, पैरा फिनॉल आपको मिलता है विच इज येलो होता है, जो कि आपका येलो कलर का होता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को 460 नैनोमीटर पे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। 460 नैनो पर ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। बोथ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर नॉन टॉक्सिक, इनएक्सपेंसिव एंड द सबस्ट्रेट कैन बी परचेज इन टैबलेट फॉर्म, हाउएवर द सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट इफ लेफ्ट इन सोल्यूशन इन द रूम टेम्परेचर which somewhat limit the range of chromogenic ELISA ऐसे। तो ये जो रिएक्शन जब आप डालते हैं तो कभी-कभी ये आरटी पर भी होता है, तो इसके लिए स्टॉप रिएक्शन वगैरह भी आपको किट में दिया जाता है। तो वो अंदर की बात है, उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। तो कुल मिला के आपके अवेलेबल एंजाइम आपने समझ लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपसे पूछा जाएगा कौन सा सबसे कम यूज किया जाता है, तो हम क्या आंसर करेंगे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को आंसर करेंगे। मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है एलपी किया जाता है, इसका मैकेनिज्म हमने समझ लिया। इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो आपका पीएनपीपी होता है, प्रोडक्ट आपका पैरानाइट्रोफेनाइल होता है। रिएक्शन में क्या होता है? एक फॉस्फेट आपका रिमूव आउट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओडी जो आपको लेनी है वो आपको 460 नैनोमीटर पे लेनी है। इसके अलावा हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज भी काफी यूज किया जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज किया जाता है, एलपी यूज किया जाता है, और ग्लिक की बुक में यूरिएज का भी नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये कहानी थी जो कि आपका एलाइजा से रिलेटेड। मुझे लगता है कि अब ये सारी चीज अगर आपने धैर्य के साथ ये पूरी चीजों को, अगर आपने इस कहानी को समझा होगा, तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, राइट? तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसको सॉल्व करिएगा। कोई समस्या आती है तो पर्टिकुलर हमारे
चैनल पे कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते